हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आपने एपिसोड 13 में देखा कि आयशा रुद्र के पिता की मौत की कहानी बताती है। अब आगे एपिसोड 14 पुरानी फ़ोटो। आयशा तुरंत ही उठती है और मेघना से कहती है, जा बेटा सरसों का तेल लेके आ। फिर समीर और पीयूष आपस में बात करने लगते हैं। ये चाची सरसों का तेल का क्या करने वाली है? अनन्या कहती है, आज हम लोग चाची से कोई नया जादू टोना सीखने वाले हैं। तभी मेघना सरसों का तेल लेके आ जाती है। फिर आयशा घर के आगे और पीछे दोनों दरवाजे पर सरसों के तेल की रेखा खींच देती है। तो फिर अनन्या आयुष से पूछती है, चाची ने ऐसा क्यों किया? आयुष बताता है, क्योंकि शनिदेव को सरसों का तेल पसंद है। तुम लोग देखते होगे कि शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सरसों के तेल से घर की दहलीज पर रेखा बनाया जाए तो शनिदेव खुद घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए चाची ने ये रेखा बनाई है। आयशा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, हाँ आयुष, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर अनन्या, समीर और पीयूष तीनों छत पे चले जाते हैं और कहने लगते हैं। पीयूष कहते हैं, ये गांव कितना अजीब है, मुझे तो लगता है सबको मानसिक बीमारी है। सब मनगढ़ंत कहानी बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ अजीब होते रहता है। समीर कहता है, सच भी तो हो सकता है, मुझे तो कभी कभी सच लगता है और कभी कभी झूठ लगता है। अनन्या कहती है, मुझे तो डर लगता है, यहाँ आके अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती है और हरकतें भी देखो क्या क्या होते रहता है यहाँ पे। पता नहीं रुद्र यहाँ पे जब भी आता होगा कैसे रहता होगा। पीयूष कहता है, ये रुद्र और आयुष बाजार सब्जी लाने गए हैं या सब्जी उगाने गए हैं, अभी तक आए ही नहीं है। फिर समीर कहता है, गप्पे लड़ा रहे होंगे दोनों। फिर पीयूष कहता है, ये तन्वी कहाँ है? अनन्या कहती है, रुद्र की माँ के साथ नीचे बैठी हुई है। समीर कहता है, इसका सही है, गौरी नहीं मिल रही है, ये अपनी सासू माँ की सेवा कर रही है और कुछ ही दिन में हम लोग मिलकर रुद्र से इसकी शादी करवा देंगे। ये लोग छत पे बातें कर रहे थे और संतोष अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी आयशा पानी लेकर आती है और वो देखती है कि संतोष के सामने वो खड़ी है, लेकिन संतोष अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। फिर आयशा उसे बोलती है, लेकिन संतोष नहीं सुनता। फिर आयशा उसके कंधे पे हाथ रख के उसे हिलाती है तो संतोष कहता है, हाँ बोलो क्या हुआ? फिर आयशा कहती है, कहाँ खोए हुए हैं, मैं कब से पानी लेके खड़ी हूँ, आप ही ने तो पानी मांगा था। फिर संतोष कहता है, तुमने सबके सामने सोनोग्राफी की बात बताकर अच्छा नहीं किया आयशा, तुम वो बेटा बेटी वाला बात छोड़कर भी कहानी बता सकती थी भाई जी की मौत की। फिर ऐसा कहती है, आपको तो पता है हम लोगों ने कितने पाप किए हैं बेटे के लालच में, एक ना एक दिन सच सामने आने ही वाला था, तो अगर आ ही गया तो क्या हो गया। फिर संतोष कहता है, चलो छोड़ो, मैं बेकार ही इतना सोच रहा हूँ। तभी लता तन्वी को कहती है, बेटा रुद्र मेरी दवाई लाया होगा और उसने अपने कमरे में दराज में रखा होगा, क्या तुम मेरे लिए ले आओगी? तन्वी कहती है, ठीक है आंटी। और तन्वी रुद्र के कमरे में जाने लगती है और मन में सोचती है, अच्छा हुआ रुद्र नहीं है, बाजार गया, मैं जल्दी से दवाई लेके उसके कमरे से बाहर आ जाऊंगी। वो जाती है कमरे में और दराज खोलती है, उसमें ऊपर ही दवाई रखी हुई थी। वो जैसे ही दवाई उठाती है उसके नीचे एक छोटी सी तस्वीर रहती है। वो उसे हाथों में ले लेती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी और की नहीं, तन्वी की ही पुरानी तस्वीर रहती है जब वो लोग साथ पढ़ा करते थे कॉलेज में। तन्वी अपनी यादों में खो जाती है। वो बीच पे गए थे वो दोनों घूमने के लिए और सनसेट का टाइम था। तभी तन्वी का फ़ोटो ले रहा था रुद्र। तन्वी कहती थी, बस करो रुद्र, तुम समीर का कैमरा लेकर आए हो और उसने कहा था सनसेट की फ़ोटो लेने के लिए, तुम तभी से मेरी ही फ़ोटो खींचे जा रहे हो। फिर रुद्र कहता है, तो क्या करूं? मैं तुम्हारी फ़ोटो ना खींचूं तो क्या करूं? सनसेट की फ़ोटो क्यों खींचूं? फिर तन्वी कहती है, समीर गुस्सा करेगा, करता है तो करने दे, मुझे तो तुम्हारी ही फ़ोटो खींचनी है। तन्वी कहती है, हो तो गया, कितनी सारी फ़ोटो खींचोगी? तो रुद्र कहता है, जब तक मेमोरी फुल नहीं हो जाती तब तक खींचूँगा। उसके बाद तन्वी अभी फ़ोटो देख ही रही थी कि रुद्र अचानक से उसके कमरे में चले आता है और वो तन्वी के हाथों में नहीं देखता क्या है, वो तन्वी को देखकर कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तन्वी हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से फ़ोटो दराज में गिर जाता है। फिर दराज को बंद करते हुए हाथ में दवाई उठा के कहती है, वो लता आंटी ने कहा था दवाई लेकर आने के लिए।
फिर रुद्र कहता है ले लिया दवाई, अब मेरे कमरे से बाहर जाओ। तन्वी कहती है मुझे भी तुम्हारे कमरे में आने का कोई शौक़ नहीं, वो तो आंटी ने कहा था इसीलिए मैं आ गई। फिर तन्वी दवाई लेकर वहाँ से चले जाती है। इधर माखनलाल उस भिखारी की तस्वीर लेकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर जो भिखारी रहते हैं, मंदिरों के पास, सबको दिखा दिखा कर पूछता था क्या तुमने इस भिखारी को कहीं देखा है, क्या तुमने इस भिखारी को कहीं देखा है। उसके साथ 4 सिपाही और थे। वो लोग पूरा दिन परेशान हो गए। दोपहर होने को आ गई, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि उसने उस भिखारी को देखा है। एक भिखारी तो ये कहने लगा कि साहब अगर उसे आप कुछ देना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है तो मुझे ही दे दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद दे दूँगा। तो माखनलाल गुस्से से कहता है मैं उसे जेल में डालना चाहता था, जाएगा। तो भिखारी कहता है नहीं साहब नहीं, मुझे नहीं जाना, और वो चुप हो जाता है। धूप काफ़ी थी, माखनलाल को गर्मी लग जाती है क्योंकि वो सुबह से वो तस्वीर लेके हर जगह उस भिखारी के बारे में पूछ रहा था, और वो चारों सिपाही भी थक जाते हैं। अंतिम में वो थक हार के एक गन्ने के जूस वाले के दुकान के पास बैठ जाते हैं और माखनलाल कहता है गन्ने के जूस वाले को 5 ग्लास जूस बना। जब तक गन्ने का जूस वाला दुकान वाला जूस बनाता है, फिर माखनलाल को एक सिपाही कहता है साहब क्यों ना हम उसी गांव में ढूंढें जहाँ पे उसकी लाश मिली थी, उसके आसपास पूछें, हो सकता है उसे कोई पहचानता हो। माखनलाल कहता है तुम ठीक कह रहे हो, हमें गांव में जाके पूछना चाहिए। ठीक है चलो हम लोग जूस पी के जाते हैं, चलते हैं गांव में पूछने के लिए। फिर वो लोग जूस पी लेते हैं और गांव की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, वो लोग किसी किसी से उस भिखारी की तस्वीर दिखाकर पूछने लगते हैं। इधर रुद्र अपने कमरे में अकेले खिड़की के पास खड़ा था। उधर से आयुष आता है, कहता है तू अकेले यहाँ क्या कर रहा है, चल सबके साथ नीचे बैठते हैं। रुद्र कहता है चल ठीक है चलते हैं। फिर आयुष कहता है नहीं, कोई तो बात है जो तुझे परेशान कर रही है, चल मुझे बता। रुद्र कहता है नहीं कुछ भी नहीं। आयुष कहता है मुझे बता। फिर रुद्र कहता है यार अगर मेरे पैर में कील ना चुभती और हम उस भिखारी का पीछा करते, वहाँ तक जाते, तो शायद हम उस भिखारी की जान बचा सकते थे और खूनी को देख भी सकते थे। बेचारा भिखारी बेमतलब का मारा गया। आयुष कहता है तो सही कह रहा है, अगर हम लोग उस दिन उसका पीछा करते तो आज वो ज़िंदा रहता। अब क्या ही कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं कर सकते, चल हम लोग नीचे चलते हैं। फिर वो लोग नीचे चले जाते हैं। इधर माखनलाल जब उस भिखारी के बारे में पूछ रहा था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस भिखारी की फ़ोटो देखकर कहता है हाँ साहब मैं जानता हूँ, यहाँ पास वाले गांव में जो नदी है उसके पास इसकी एक छोटी सी झोपड़ी है। बड़ा ही अजीब भिखारी था, किसी से बात भी नहीं करता था, अगर कोई कुछ देने या बात करने जाता तो भाग जाता और चिल्लाने लगता, अकेले अकेले रहता था। फिर माखनलाल कहता है क्या आप इसके किसी रिश्तेदार को इसका नाम या किसी से मिलते हुए देखा है। उस बूढ़े आदमी ने कहा जी नहीं साहब। फिर वो जाने लगता है और माखनलाल अजय को फ़ोन लगाने लगता है। अभी माखनलाल अजय को फ़ोन करता ही तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति इधर से फिर से आता है और कहता है साहब मैंने 3-4 दिन पहले इसे एक लड़की के साथ देखा था, मुझे भी समझ में नहीं आया, आश्चर्य लगा, इतनी सुंदर 22-23 साल की लड़की इस गंदे से भिखारी के साथ क्या कर रही है। फिर माखनलाल कहते हैं और कुछ बता सकते हैं आप। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है जी नहीं साहब बस इतना ही पता था। वो माखनलाल कहता है धन्यवाद बाबा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है इसमें धन्यवाद कैसा, आप भी तो हमारी मदद करते हैं, दिन रात हमारे लिए सुरक्षा करते हैं। तो फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है ये तो मेरा धर्म है। माखनलाल फिर से धन्यवाद कहता है और वो बूढ़ा व्यक्ति चले जाता है। फिर माखनलाल अजय को फ़ोन करता है और कहता है साहब उस भिखारी के घर का पता चल गया है। तो फिर अजय कहता है ठीक है मैं डॉक्टर के पास आया हूँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने, तुम एक काम करो, तुम उन चारों सिपाही को हवलदार को तुम पुलिस स्टेशन भेज दो और तुम वहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। माखनलाल कहता है ठीक है साहब। वो उन चारों को भेज देता है और वहाँ बैठकर अजय का इंतज़ार करने लगता है। इधर अजय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करता है। तब डॉक्टर माधवी आती है और बोलती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है।
फिर अजय कहता है, मैंने जो आपको एक ब्लड सैंपल दिया था जो मुझे तालाब के पास मिला था, क्या आपको पता चला कि वो खूनी का है या भिखारी का? तो माधवी ने कहा, जी नहीं, अभी मैंने वो चेक नहीं किया है। फ़िलहाल अभी 2 बातें हैं जो शॉक करने वाली है, जो आपको शॉक कर देगी। फिर अजय कहता है, अच्छा, हम पुलिस जनता को शॉक करती है, पुलिस सबको शॉक में डालती है, अब डॉक्टर भी डालने लगे। फिर माधवी कहती है, क्या आपको पता है वो भिखारी अपने आप से, मतलब अपनी मर्ज़ी से मरा है। जब उसके पेट से नाभि निकाली जा रही थी, उसने ज़रा सा भी हाथापाई नहीं की, ना ही रोकने की कोशिश की। वो अपनी मर्ज़ी से ही मरा था। फिर अजय कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के शरीर से कोई पार्ट अलग किया जाए और वो अपने मर्ज़ी से उसे निकालने दे दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माधवी कहती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मैं वही बता रही हूँ। वो शांत रहा, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, उसने आराम से अपने आप को उसको मारने दिया। फिर अजय कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी ने उसे कोई नशा कर दिया हो, ड्रग्स दे दिया हो और वो अपने होश में ना हो। डॉक्टर माधवी कहती है, जी नहीं, मैंने उसके पेट में चेक किया था, ऐसी कोई नशीली पदार्थ नहीं पाई गई है, वो खुद की मर्ज़ी से मरा है। और दूसरी शॉक करने वाली बात ये है कि आप कह रहे थे कि किस हथियार से उसकी नाभि निकाली गई है। किसी भी हथियार से नहीं, बल्कि किसी इंसान ने खुद की उंगली से उसकी नाभि निकाली है। ये सुनकर अजय और शॉक्ड हो गया। बोला, तो ये तो अनबिलीवेबल वाला बात है, मतलब ये इम्पॉसिबल है। किसी की उंगली में इतनी ताकत कैसे हो सकती है जो किसी दूसरे इंसान की नाभि निकाल दे? डॉक्टर मेघना माधवी कहती है, जी, जो रिपोर्ट में आई है मैं वही बता रही हूँ। अजय तो सोच में पड़ गया था और माधवी भी कह रही थी, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है ये रिपोर्ट देखकर कि कोई इंसान खुद की उंगली से किसी की नाभि कैसे निकाल सकता है। फिर डॉक्टर अजय रिपोर्ट ले लेता है। इधर माखनलाल अकेले बैठा हुआ था। काफ़ी देर हो गई और अजय नहीं आया, तो उसने अजय को फ़ोन करने का सोचा। जब उसने अजय को फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला तो देखा नेटवर्क नहीं है। वो नेटवर्क खोजने लगा और ऊपर हाथ करके नेटवर्क खोजने लगा और नीचे देख ही नहीं रहा था। वो पत्थर से टकरा गया और उसका फ़ोन झाड़ियों में गिर गया और अंधेरा हो चुका था, शाम हो चुका था। वो झाड़ियों में फ़ोन ढूंढने लगा लेकिन उसे फ़ोन नहीं मिला। तभी उसे लगा पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर है। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, देखा पीछे कोई नहीं है। फिर वो फ़ोन ढूंढने लगा। फिर उसे वो एहसास हुआ। इस बार उसने उस हाथ पे अपना हाथ रख दिया और जब पीछे मुड़ा तो देखा अजय था। फिर माखनलाल की जान में जान आई। उसने कहा, साहब, अभी तो आपने मुझे डरा ही दिया था। फिर अजय कहता है, तुम नीचे क्या कर रहे हो? माखनलाल बताता है, साहब, मेरा फ़ोन गिर गया है। फिर अजय अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करता है और माखनलाल का फ़ोन ढूंढ देता है। फिर बोलता है, चलो भिखारी के घर चलते हैं। तो फिर माखनलाल कहता है, आपने मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? मैं भी तो भिखारी के घर जाकर तब तक छानबीन कर सकता था ना, बहुत समय बर्बाद हो गया। तो फिर अजय कहता है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए इसलिए कहा ताकि अगर वहाँ पे वो खूनी हो तो तुम्हें कोई हानि ना पहुँचाए। फिर माखनलाल कहता है, जी साहब, चलिए। फिर अजय कहता है, क्या तुम्हें पता है कि भिखारी का खून कैसे हुआ और किसने किया? तो माखनलाल कहता है, साहब, मुझे कैसे पता होगा? तो कहता है, भिखारी को मुक्ति चाहिए था, इसलिए उसने अपनी खुद की जान दे दी। फिर माखनलाल कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, उसे मुक्ति चाहिए था इसलिए उसने अपनी जान दे दी। और क्या तुम्हें पता है गौरी कौन थी और उसने शादी क्यों नहीं की? तो फिर माखनलाल कहता है, मुझे कहाँ पता है साहब, अगर हम लोगों को यह पता रहती तब तक मैं केस सुलझ जाती। फिर अजय कहता है, गौरी एक डायन थी जिसने वो 6 नींबुओं से रुद्र के परिवार पे जादू टोना करने का सोचा था और वो जब शादी करने गई तो उसे पता चला कि अगर डायन शादी करेगी तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएगी, इसीलिए गौरी ने शादी नहीं की। माखनलाल कहता है, साहब, आपका तबीयत तो ठीक है, आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? जब मैं ये सब बातें करता हूँ तो आप मुझ पर चिल्लाते हैं। आज आपको हो क्या गया है? तो फिर अजय कहता है, जब मुझे पोस्टमार्टम में रिपोर्ट मिली कि किसी ने उंगली से नाभि निकाल दी तब मुझे इन सब बातों पे विश्वास होने लगा।
अब तुम्हें ये पता करना है कि गौरी क्यों जादू टोना करना चाहती थी और क्यों रुद्र से शादी करना चाहती थी। माखनलाल कहता है तुम्हें नहीं साहब, हमें। फिर अजय कहता है नहीं तुम्हें, मैं तो तुम्हें बस राह दिखाऊंगा, मंजिल तक तुम्हें खुद पहुंचना है। माखनलाल आगे आगे चल रहा था और अजय पीछे। जब वो लोग झाड़ियों से साइड में आते हैं तो माखनलाल देखता है कि जीप लगी हुई है अजय की, उसमें लाइट जल रही है और अजय वहीं पे खड़ा है। माखनलाल ये सोचकर डर जाता है कि जब अजय वहाँ है तो मेरे पीछे कौन है। तो क्या माखनलाल के साथ कौन था और वो क्या कहना चाहता था गौरी और भिखारी के बारे में, जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।